वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का नया चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले जो कि चैप्टर नंबर वैसे 9, हमारे लिए चैप्टर नंबर 10 जो कि है बायो मॉलिक्यूल्स। यानी हम देखने वाले हैं वो बायोलॉजिकल लिविंग मॉलिक्यूल्स जिनसे ये पूरी जो है धरती बनी है। ये सब तो सबको पता ही है कि जो अर्थ है वो एटम से बनी है और एटम जो होता है वो मॉलिक्यूल से बना है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वर्क करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की वजह से। मॉलिक्यूल्स कैसे वर्क करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स की वजह से। और बायोमोलिक्यूल्स के बनने का प्रोसेस भी अपने आप में एक बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको एवोल्यूशन का शायद से आज के टाइम में तो सभी को पता होगा, चाहे ना पढ़ा हो, 12th में पढ़ने वाले हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सबने सीरीज भी देख रखी होगी और सब वैसे भी जानते होंगे। आमतौर पर सोशल मीडिया के टाइम पे बिग बैंग थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते होंगे। तो बिग बैंग थ्योरी अपने आप में एक क्रिएटिव वे है, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव वे है अर्थ की फॉर्मेशन को दर्शाने के लिए बिग बैंग थ्योरी। सेम तरीके से बायोमोलिक्यूल्स के क्रिएशन को दर्शाने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे क्या आप लोग जानते हो उसी तरीके से हम बता पाए कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मैक्रो और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो जो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं और उनका काम भी बहुत लार्ज होता है, लार्जली प्रोफाउंड वर्क है उनका। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आमतौर पर उनके हिसाब से छोटे होते हैं या उन्हीं छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से जुड़ के मैक्रो मॉलिक्यूल बना है। तो क्या वो तरीके के बारे में चलो जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आओ स्टार्ट करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स को। तो बायो मॉलिक्यूल्स में क्या करा था कि सबसे पहले तो उन्होंने लिया एक लिविंग सेल या टिश्यू, कुछ भी कह दो, ठीक है। टिश्यू क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। प्लस उन्होंने इसमें क्या करा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। अब केमिस्ट्री तो सबके पास होगी अगर बायो पढ़ रहे हो। तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड क्या है? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, OOH मींस एसिड। इसको इन्होंने क्या करा, मिलाने के लिए किस चीज का यूज करा? फॉर मिक्सिंग दे यूज मोर्टार एंड पेस्टल। मोर्टार और पेस्टल यूज करते हैं। मोर्टार और पेस्टल, अच्छा ये क्या आया? मोर्टार और पेस्टल क्या चीज है? तो मोर्टार और पेस्टल वही, आमतौर पर वही चीजें हैं जिन चीजों में जैसे ये लो डायग्राम से दिखा देते हैं। ये लेट सपोज ये मोर्टार, ये लेट सपोज पेस्टल, मोर्टार पेस्टल। अब शायद ये डायग्राम देख के समझ आ रहा होगा कहाँ देखा है डायग्राम। ये डायग्राम देखा रसोई घर के अंदर, जिसके अंदर सुबह सुबह चाय के लिए अदरक कूटा जाता है। तो जो डब्बा होता है जिसके जो या वो जो वेसल है वो मोर्टार, और जो जिससे कूटते हैं वो है पेस्टल। तो ये मोर्टार और पेस्टल का यूज करके इन्होंने इस लिविंग सेल या टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब जाहिर सी बात है असलियत में तो तुम उसमें नहीं कर सकते लिविंग टिश्यू के साथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिक्स, है ना। बट वैसे लेमन लैंग्वेज में बताने के लिए उन्होंने मोटर पेस्टल का यूज किया है। आमतौर पर देखा जाए तो उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजीज का यूज करा था, बट लेमन लैंग्वेज में उसे मोटर पेस्टल का नाम दे दिया। और फिर उससे एक थिक स्लरी, जाहिर सी बात है जैसे चटनी बनती है ना उसे कहते हैं स्लरी, ठीक है। तो एक थिक स्लरी बनी। फिर उस थिक स्लरी का क्या करा, फिल्टर द स्लरी। और उससे क्या हुआ? उससे दो जगह हुई। आओ जरा यहाँ एक जगह के बारे में जानेंगे। और ये मोटर पेस्टल अब मैं हटा देता हूँ, मोटर पेस्टल का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर छोटा सा लिख देंगे बाद में, फिलहाल समझाने के लिए तो मुझे इधर जगह चाहिए। यहाँ दो हिस्सों में बट जाते हैं। और आओ जरा पहले हिस्से की बात करते हैं, जो फिल्टर हो गया यानी फिल्टरेट फिल्टरेट कौन हुए? जो फिल्टरेट हुए वो क्या कहलाए? वो कहलाए बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाए वो। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाए वो जो फिल्टर हो गए, उस थिक स्लरी के फिल्टर होने का जो फिल्टर हो गए वो कहलाए बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। और अच्छा इसका एक और नाम है फिल्टरेट, या इसे कहते हैं
इन सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए से ऐसा हुआ, कोई नहीं, वापस से करते हैं। जो फिल्टर हो गया, जाहिर सी बात है वो घुल गया, तो वो कहलाया एसिड सॉल्यूबल पूल, एसिड सॉल्यूबल पूल। उसमें आए बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल जैसे क्या हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये तो आप लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड Na क्या है, एक टाइप ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड एक क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। और क्या बना बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड्स बने, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड बने, न्यूक्लियोटाइड्स बने, सॉरी न्यूक्लिक एसिड नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, यहां पकड़ी गई वही है गलती एक, न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड लिखना था, न्यूक्लिक एसिड नहीं लिखना था, वहां अमाइनो एसिड लिखना था, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये दो क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और क्या, मोनोसेकेराइड, ये भी जानते होंगे, इन सभी नाम से तो रूबरू ऑलरेडी आप होंगे ही, कुछ ऐसा नई चीज नहीं है इसमें। अब आओ इस कलर से आओ। अच्छा, जो फिल्टर हो गया वो तो हो गया फिल्ट्रेट, जो रुक गया उसे कहते हैं रिटेंटेट, उसे कहते हैं रिटेंटेट। और एसिड, एसिड में मिक्स करना चाह रहे थे ना, इन सोलूबल एसिड, इन सोलूबल पूल, ये फिल्ट्रेट, ये रिटेंटेट। तो जो रिटेंटेट हुआ उसको क्या बोला, बायो मैक्रो, यानी बड़े पार्टिकल्स रुक गए, छोटे छोटे चले गए और बड़े वाले रुक गए, तो हो गए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या पॉली, नहीं कार्बोहाइड्रेट तो मोनोसेकेराइड भी होता है, तो इधर पॉलीसेकेराइड लिखना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फीजिबल है। और एक और एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है इधर से, वो है लिपिड्स, लिपिड्स, लिपिड्स का जो साइज होता है, अच्छा हाँ साइज की बात भी नहीं करी, आओ 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 साइज की बात करते हैं। तो जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट है उसका साइज होता है 18 से 800 डाल्टन या डीए के बीच, वो होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है उनका साइज होता है अबव 800 डाल्टन, उसके बाद जितना भी है सारे मैक्रो मॉलिक्यूल। लिपिड का जो साइज है वो छोटा है 800 डाल्टन से, बट स्टिल वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। लिपिड इज स्मॉलर देन 800 डाल्टन ऑफ द एक्यूरेट मेजरेबल साइज ऑफ अ ओरिजिनली बायोमैक्रोमोलिक्यूल, बट स्टिल इट कंसीडर्ड एज अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। इसलिए सिर्फ बायोमोलिक्यूल का नहीं, हम यहां पर थोड़ा सा लिपिड के भी क्या इंट्रोडक्शन को देखने वाले, लिपिड, ठीक है। आओ, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो molecule, it is not strictly biomacromolecule, its size is less than 800 Dalton Da, ठीक है, but it forms vesicles while mixing in the acid pool, while mixing in the acid pool, which ultimately leads towards its रिटेंटेबिलिटी। यानी इसको रोकने का काम किन्होंने करा कि जब इसको एसिड के साथ मिलाया, तो क्या हुआ कि इसने वेसिकल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, वेसिकल छोटे छोटे पैचेस से बनाने स्टार्ट कर दिए, तो गांठें बनानी स्टार्ट कर दी।
वही पैचेस जैसे ही बने, वो पैचेस जैसे ही बने, ये रिटेंटेट की लाइन में चला जाता गया। रिटेंटेट इधर से उधर जाता रहा, इधर से उधर जाता रहा, किधर से किधर, इधर से उधर जाता रहा, उधर से इधर से उधर। क्यों? क्योंकि ये फटाफट पास हो रहे थे। लेट्स सपोज ये ऐसे ऐसे पास हो रहे हैं एकदम मस्त मक्खन की तरह, ठीक है। बट ये वेसिकल्स की फॉर्म में जो है गांठें बनाने लग गया, और जिस वजह से एसिड पूल में से ये डायरेक्टली पास नहीं हो रहा था, रुक रहा था, इसलिए रिटेंटेबिलिटी के लाइन में आ गया एंड कंसीडर्ड टू बी अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। इस वजह से ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, इस वजह से ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। अब देखो, एक कुछ एवरेज कॉम्पोजिशन है जो पेपर में आमतौर पे 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको याद रखना है कि कंपोनेंट्स कैसे, वाटर, प्रोटीन, कार्ब, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयंस। तो जो टोटल सेलुलर मास है 100 जो टोटल सेलुलर मास है उसका 70 to 90% वाटर है, उसके बाद 10 to 15% हमारे पास प्रोटीन है, उसके बाद 3% कार्ब, 2% लिपिड, 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग में होता है यूज सबसे ज्यादा, ब्रेन फंक्शनिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। कहीं सब समझ रहे हो कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन तो चलो फिर भी 10-15 है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से ज्यादा ये क्यों है? क्योंकि ये ब्रेन फंक्शनिंग में चाहिए, ये ब्रेन फंक्शनिंग में चाहिए। और आयंस कुछ जो पोलैरिटी यानी मोलालिटी और मोलारिटी, मोलर और मोलल को बैलेंस करने के लिए होते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक और हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, जो कि होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिन्हें आप याद कर लेना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट्स होंगे वो मैं अभी बता दूंगा। बट आओ पहले इधर जरा प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लें। आओ प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिफरेंस पढ़ते हैं। इनका देयर फंक्शन इज नोन, देयर फंक्शन इज नोन, इनका फंक्शन हमें पता है, यानी सारी सी बात है, इनका फंक्शन हमें पता है। तो इनका देयर फंक्शन इज नॉट नोन, देयर फंक्शन इज नॉट नोन, इनका फंक्शन हमें नहीं पता, इनका हमें फंक्शन पता है, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का हमें फंक्शन पता है कि हाँ हर एक प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या काम करने वाला है, बट उसमें हमें हर एक मेटाबोलाइट का काम नहीं पता, ठीक है। ये कहाँ है? प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यूज में, यानी हमें एनिमल्स के टिश्यू में पड़े हुए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी मेटाबोलाइट्स का हर एक यूज पता है। दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, फंगस एक्सेट्रा, दे आर प्रेजेंट in fungus, fungi, plants etc. इनका फंक्शन नहीं पता, और ये प्लांट्स में नहीं होते, सॉरी ये प्लांट्स और फंजाई में होते हैं, और ये सिर्फ एनिमल्स में है, ये सिर्फ एनिमल्स में है, ठीक है। और आओ इनका जो रोल है जरा उसकी बात करते हैं। प्लेज रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज आते हैं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज आते हैं। अब इनका तो नहीं पता, तो अब इनका जिनका फंक्शन नहीं पता एग्जाम्पल में जरा लिख देते हैं, लाइक गम्स रबर, एल्कालॉइड, रेजिन एक्सेट्रा, 4 लिख दिए। अब आओ जरा इधर, इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कौन कौन किस किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको याद रखने, तो कौन से याद रखें? आओ जरा बता देते हैं, तो जो पिगमेंट्स में आप याद रखना, कैरोटिनॉइड याद रख लेना, एल्कलॉइड में आप मॉर्फिन और कोडिन दोनों याद रखोगे, टर्पिनॉइड में 2 ही होते हैं, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन याद रह जाएंगे, एसेंशियल ऑयल में आपको लेमन ग्रास ऑयल जरूर से याद रखना है, टॉक्सिन में आपको एब्रिन और रीसिन दोनों याद रखने हैं। रीसिन जो होता है
रीसिन जो होता है कैंसर के टाइम काम आता है, कैंसर डिटेक्शन में काम, कैंसर में होता है ये। लेस लेक्टिन्स, इसमें एक ही याद है, कॉनकोनावेलिन ए। ड्रग्स में याद रखना है विनब्लास्टिन और क्यूरोक्यूमिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे रबर गम्स और सेलुलोज, ये तो आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे। तो आप देखो, आपको सारी याद करनी, सारी याद करनी एक तरह से, ठीक है, कुछ छोड़ना ही नहीं है, सारे ही याद रखने हैं, याद करने हैं बार बार। की पेपर में आता है नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत आता है इस चीज से पूछा जाता है, रिसिन किस पिगमेंट टाइप में आता है, तो याद रखना चाहिए टॉक्सिन। अगर नहीं याद रहा तो क्या करके आओगे, 4 नंबर क्या ही आएंगे, कुछ गलत अंडरस्टैंड मार्क कर दिया तो 4 मिलने थे वो तो मिले नहीं, उल्टा 5 माइनस और हो गए वो टोटल में से। तो फायदे का सौदा ये है कि इस चीज को याद कर लो, ऐसी टेबल्स को याद कर लिया करो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने लिपिड्स की बात करी कि क्यों लिपिड्स 800 डाल्टन साइज से कम होने के बावजूद बायो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं, और नॉर्मली कैसे हमारे पास बायो माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है आए, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आए, ये हमने बता दिया। ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम हम अपने स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर से। वैसे चैप्टर स्टार्ट हमारे पास एनसीईआरटी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, बट हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन से। प्रोटीन से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे जो लोगों को लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बायो मैक्रोमोलिक्यूल है भी वो हमारी बॉडी में, प्रोटीन। तो प्रोटीन को ही हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, और प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का डीनेचुरेशन और प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारी जो है डिटेल में बातें करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में प्रोटीन्स के साथ।